बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें बाइमी दिलचस्पी के अमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफ़ाक़ी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तीनों ममालिक के दरमियान मुआहदे का मकसद जहरियत नहीं बल्कि खित्ते की खुशहाली और अमन को फ़रोग़ देना है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के आज जो है अहम टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ईरान के जो है अब्बास अराग़ची साहब और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में जो राब्ते हैं कितने हैं? ये राब्ते इम्पोर्टेंट हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त सफारती महज पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल जो बात है ये एक खामोशी छा गई है, बड़ी पुरस्रार सी खामोशी। और वो पुरस्रार सी खामोशी छा गई है कि व्हाट नेक्स्ट, और आगे जो बड़े तूफान हैं उनसे पहले ये पुरस्रार सी खामोशी छाई हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ईरान अमेरिका जंग के हवाले से ये पूरा जो हफ्ता है, यानी जो गुजर गया और आज पहला वर्किंग डे, ये गुजरा तमाम हफ्ता जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस इंतजार में गुजरा कि हुर्मुज़ खुल जाएगी जी। और वो जो सेकंड लास्ट फ्राइडे था उसको कैंप डेविड में उनको बताया गया कि जिसके बाद उनका पीट हेग्जिट से भी मामला, फिर उसके बाद जनरल केन से भी मामला, फिर उसके बाद वो सारे इख्तलाफात, फिर वो उनका कहना कि ये लीग जिसने खबरें की हैं उसको गद्दार करार दे के सजाएं देंगे, और जो अंदर से खबरें लीक कर रहा है। लेकिन वो मामलात फिर इतने ज़्यादा बिखर गए और फिर हफ्ते का जो इख्तिताम होता है वो इस तरह के हुर्मुज़ भी बंद है और नेतन्याहू ये कह रहा है कि मैं तो गजा अमन मुआहदे को नहीं मानता। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, यानी दो जंगें जो हैं वो यूक्रेन की जंग और ये, अच्छा यूक्रेन की जंग सिर्फ यूक्रेन की जंग तो नहीं है ना, वो जंग जो है एक पूरे यूरोप, पूरे नेटो, पूरा रशिया, चाइना, अगर आप उसमें भी आप देखें तो कैस्पियन, आर्कटिक, ये सब कुछ उसमें आता है। वो बहुत बड़ी एक जंग है। वो पूरा खिता जो नेटो वाला था वहां पर वो जंग क्या असरात अपने दिखाएगी, और फिर उसके बाद ये जो वेस्ट एशिया की जंग है, और ये वेस्ट एशिया से सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से, जाहिर है अब वेस्ट एशिया की अगर बात करते हैं तो वेस्ट एशिया में तुर्किया तो वेस्ट एशिया में नहीं है, लेकिन तुर्किया इसका इंतहाई आम एक तुर्किया का रोल है। तो ये जो है ये एक पूरा जो वर्ल्ड मैप है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप एक जगह पर बेबस होके उन्होंने खामोशी इख्तियार कर दी है। और पिछले 24 घंटों में अगर हम उनके ट्रुथ सोशल पे मैसेजेस देखें, जो उनकी पोस्टें हैं, तो एक जैसे ये वन हम देखें तो वो गैरी प्लेयर के साथ वो अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं गोल्फ खेलते हुए, ठीक है, ये उनकी एक पोस्ट आ रही है। एक पोस्ट उनकी जो है वो उसमें वो ड्रोन जो है वो वाइट हाउस के ऊपर ड्रोन पोर्ट है, ठीक है, बहुत से लोग नीचे खड़े हैं, वो एआई से उन्होंने जनरेट की, क्या मकसद है इसका किसी को कुछ नहीं पता। तो उनकी जो बहुत सी पोस्ट्स हैं उससे ये अंदाजा हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस वक्त एक परेशानी का शिकार है। परेशानी भी नहीं, ये ताकत, गुस्सा और बेबसी, ये मैं 3 अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, ताकत, गुस्सा और बेबसी। अच्छा, ताकत कैसी जो इस्तेमाल नहीं हो पा रही और वो कह रहे हैं कि है, और गुस्सा तो जाहिर है होना है, और फिर बेबसी कर कुछ नहीं सकते। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस वक्त, ये मैं ईरान क्या सोच रहा है और बाकी जो अपना तजिया और यहाँ खत्ते में जो कुछ हो रहा है उससे पहले मैं अमेरिका की तरफ बात करूं, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, पूरा पूरा सिस्टम गिर रहा है। तो उसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहाँ पे हैं इस वक्त, कहाँ पर खड़े हैं, और वो क्या मिड टर्म इलेक्शन हारेंगे सिर्फ, या जीतेंगे, या हारेंगे तो हिकमत अमली क्या होगी, और वहाँ पर जो ऑयल की प्राइसेस हैं जो आम लोगों के लिए वो फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। और एक ऐसा इशू है जिसको आप यूँ समझें कि तारीख़ में अगर किसी के साथ कई तज्ज़ियाकार इसको ये इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे जो कुछ जिमी कार्टर के साथ हुआ था।
अच्छा, जिमी कार्टर जो है वो एक 39वें सदर अमेरिका के, और जिमी कार्टर जेरेड फोर्ड की जगह मुंतखब हुए। वो जेरेड फोर्ड जो निक्सन के बाद सदर बने थे। सही। और जिमी कार्टर जो है वो सबसे ज़्यादा तवील उम्र उन्होंने पाई साबिक सदूर में, और वो 2024 में उनका इंतकाल हुआ 100 साल की उम्र में, जिमी कार्टर। सही। ये वही था ना जिसमें सारे सदूर आए थे, और कैमिला हैरिस भी थी, और ये 2024 में हमने इसको सारा कवर किया था। कैमिला हैरिस और सारे सदूर थे, ट्रंप भी आए थे वहाँ पर, वो उनके आखिरी। अच्छा, तो जब वो आए तो आते ही वो अपनी नज़र में वो छा गए, मतलब जिमी कार्टर। और उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जो 1978 में, सितंबर 1978 में वो एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली, और कैंप डेविड में उन्होंने अनवर सादात, मिस्र के जो सदर अनवर सादात, और इसराइल के मिगाम बेगन के साथ उन्होंने 12 दिन तक खुफिया मुलाकातें की, और मुलाकातों के बाद उन्होंने एक मुआहदा करवा दिया अनवर सादात और इसराइल के बेगन के दरमियान। अच्छा, अब इसमें ये जो मुआहदा था, इस मुआहदे में अनवर सादात ने इसको बड़ी कमज़ोर पोजीशन में ये मुआहदा हुआ, क्योंकि 67 की जंग में तो जो है वो इजिप्ट हार गया था, जमाल अब्दुल नासिर थे उस वक्त, वो लड़े। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो जंग हुई 1973 वाली, यौम कपूर हुआ, उसमें जो सीना का इलाका है, ज़राए सीना का, वो भी बहुत ज़्यादा निकल गया इजिप्ट के हाथ से। तो अब अनवर सादात जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जी ये वेस्ट बैंक, गज़ा, इसके ऊपर उसके ऊपर, तो इसके ऊपर वो इसराइल नहीं माना। अब याद रखें कि यासिर अरफात वाला मुआहदा नहीं हुआ, ये ओस्लो अकॉर्ड नहीं, ये उससे पहले की बात हो रही है ना, ठीक है ना। हम अभी जो है वो 1978 में। अच्छा, अब यह है कि तो एक जंग वो इसराइल से हारे हुए थे 67 वाली, दूसरी एक जंग में वो वेस्ट बैंक वगैरह निकल गया था, एक में ये सिनाई के इलाके यौम कपूर जंग में। तो अनवर सादात ने बड़ी वीक पोजीशन में ये मुआहदा किया ये इसराइल के साथ। और बल्कि अनवर सादात ने इसराइल का दौरा भी किया। अनवर सादात इसराइल के दौरे पे उन्होंने किया, दौरा करके इसराइल की पार्लियामेंट से भी खिताब किया अनवर सादात ने। यानी 1978 में जो है वो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, और उसमें जो है वो इसराइल की तरफ से कहा गया कि भाई हम ये फ़लस्तीनी रियासत को तो आप छोड़ दें। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी इस मुआहदे का हिस्सा नहीं था। इस मुआहदे में सिर्फ ये था कि सिनाई का कुछ इलाका आपको मिल जाएगा और अमेरिकन एड आपकी ज़्यादा हो जाएगी, बस ये दो बातें थी। और मगरबी किनारे पे और गज़ा में अभी कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं है, ये जहन में रखें, ना वो दो रियासती हल सामने है, कुछ नहीं है। तो प्रेसिडेंट अनवर सादात जो है उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई ऐसा है कि इसराइल ने कहा कि ये तो हम नहीं छोड़ेंगे इलाके, यहाँ पर हम इलेक्शन वगैरह लोकल करवा लेंगे और दैट्स इट। और एक और बात शर्त रखी इसराइल ने, वो ये रखी कि पीएलओ इसका हिस्सा नहीं होगी। ये तमाम गुफ्तगू जो है इसमें फ़लस्तीनी कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। ये इसराइल और इजिप्ट के दरमियान एक मुआहदा तय पा रहा है। तो ये इसराइल और मिस्र के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हुआ जिसमें फ़लस्तीनी फरीकी नहीं थे, ठीक है। और पहला अरब मुल्क बन गया मिस्र जिसने इसराइल को अरब दुनिया में तस्लीम किया। अच्छा, अब यह है कि और नोबेल प्राइज मिल गया अनवर सादात को भी, और जो इसराइल के का जो वजीर आजम था मिगाल बेगन, उसको भी नोबेल प्राइज मिल गया 78 का। अच्छा, अब यह है कि पीएलओ भी बाहर है, ये मुतालबात भी मान लिए, वो भी मान लिए, सारा किस्सा हो गया। लेकिन ये दो जो शख्सियात हैं, यानी अनवर सादात और जिमी कार्टर, जो जश्न मना रहे हैं, ठीक है,
ये जो जश्न मना रहे हैं सितंबर 1978 में, ये दोनों इस बात से मुकम्मल तौर पे लाइल में कि इन दोनों के लिए अगले चंद महीनों में, ये 2-3 महीने, मतलब 2-3 महीनों में, 4 महीनों में इनके लिए कौन से बड़े बहरान और तूफान इनके मुंतज़िर हैं। ये दोनों बेखबर हैं और खुशियां मना रहे हैं, नोबेल प्राइज इनाम हो गया, वो जीत गई होगी। सितंबर 1978 में कैंप डेविड हुआ, सितंबर 78, और उसके ठीक तकरीबन 4 महीने बाद, यानी सितंबर खत्म हो रहा है ना साल, सितंबर 78, तो अब आ जाएं अब जनवरी 79, जनवरी 79, तो 16 जनवरी 16 जनवरी 1979 शदीद हंगामों, एहतजाज, लाखों की तादाद में अवाम सड़कों पे, शायरान फरार हो गए अपनी अहलिया के साथ ईरान से। ये जिमी कार्टर और अनवर सादात के लिए एक नाइटमेयर के वो फरार हो गए मुल्क छोड़ के। अच्छा, हंगामे पहले चल रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, देखा जाएगा, कोई रिपोर्ट। और जिमी कार्टर को वो मतलब है कि बस उन्होंने कहा ठीक है यार, कोई शायरान का, लेकिन वो हंगामे बढ़ते गए। और 5 महीने, ये कैंप डेविड के 5 महीने बाद आयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस से वो चार्टर करके प्लेन में उतरे, तो सड़कों पे लाखों की तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। अच्छा, अब जाने से पहले शायरान ने बड़ी कोशिश की मुजाहरे को चलने की, तो साल का चल रहा था ना सिलसिला। तो उस वक्त ये हुआ कि ये शाहपुर, मुखालफिन में शाहपुर बख्तियार था, तो शायरान ने सोचा, मैं मुख्तलिफ बताता हूँ आपको, शायरान ने कहा मैं शाहपुर बख्तियार को वज़ीर आज़म बना देता हूँ तो शायद मेरी बचत होता है, मुजाहरे ठंडे हो जाएं। तो शाहपुर बख्तियार को अपनी पावर दी, और पावर देके उसने कहा, और शाहपुर बख्तियार ने कहा मैं आयतुल्लाह खुमैनी का इस्तकबाल करूंगा, वो तो बड़े अच्छे हैं। वो आयतुल्लाह खुमैनी ने उसको मुस्तरद कर दिया। आयतुल्लाह खुमैनी वापस पहुंचे, और वो पहुंचे, आयतुल्लाह खुमैनी वापस वो लैंड हुए, और 1 फरवरी को, यानी 16 जनवरी को वो फरार हुआ मुल्क से, शायरान फरार हुए, और उसके बाद जो है 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी आ गए। कब्जे होने शुरू हो गए इधर उधर, शाहपुर की 2 हुकूमतें कायम हो गई ना पैरेलल। अब आयतुल्लाह खुमैनी तो बाहर से पहुंचे हैं, हुकूमत शाहपुर बख्तियार वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म शायरान ने मुखालफिन में से तोड़ा है, यानी जो मुखालफिन, जो मुजाहिरीन थे, उनमें से एक बंदे को कहा कि तुम बन जाओ, उस बंदे को उसकी पार्टी ने निकाल दिया शाहपुर बख्तियार। तो शाहपुर बख्तियार को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन अब 2 हुकूमतें, लोग तो सुन रहे हैं आयतुल्लाह खुमैनी की बात। तो शाहपुर वो ये हुआ कि फिर उसके बाद वो जो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता पूरी पार्लियामेंट जो बनी हुई थी उस वक्त शाहपुर बख्तियार की, वो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ चली गई। फिर जो उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने कह दिया हम न्यूट्रल हो रहे हैं, हम आयतुल्लाह खुमैनी के साथ होंगे। ऐसी सूरत हाल बनी कि 11 फरवरी को शाहपुर बख्तियार की हुकूमत कोलैप्स हुई, वो मुल्क से, वो भी छुपता छुपाता मुल्क से बाहर निकल गया शाहपुर बख्तियार पे, और आयतुल्लाह खुमैनी जो है वो उनकी, उसके बाद इनकलाबी ईरान आ गया। अच्छा, अब शायरान यहां से निकले बाहर। अब शायरान के साथ एक मसला हुआ, मैं ये ट्रंप के साथ जो भी हो रहा है उसकी एनोलॉजी आपको बता रहा हूं कि वो जो क्राइसिस उस वक्त खड़ा था, उसमें कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके बाद ये क्राइसिस दूसरा खड़ा हुआ है। अच्छा, शायरान जो है उनके बारे में एक बात जो है वो ऐसी थी जो कि शायरान को 1978 में बताई गई। 1978 में शायरान को बताया गया कि आपको पिछले 4 साल से हम आपकी, ये फ्रांस के डॉक्टर्स उनको चेक करते थे आके, तो फ्रांस के डॉक्टर्स एक बात करते थे, वो उधर ही दबा दी जाती थी। इवन सीआईए को भी इल्म नहीं था। सीआईए को भी 78 में पता चला कि 74 में उनके जो ब्लड के सेल्स हैं उनमें कोई अनयूजुअल चेंजेस आ रहे हैं, और वो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक जो ल्यूकीमिया है, जो ब्लड कैंसर की किस्म है, वो उसमें
जा रहे हैं, उसका शिकार होते जा रहे हैं। उनको जो पता चला 78 में, तो वो काफ़ी आगे कैंसर फैल चुका था। अच्छा, अब ये हुआ कि ये यहाँ से इन्होंने, शायरान ने कहा कि मैं तो छुट्टियों पे जा रहा हूँ, मुल्क छोड़ के फरार होने से ये होता है छुट्टियों पे जा रहा हूँ। अपनी बेगम के साथ ही निकले, बेगम के साथ निकले, इजिप्ट पहुंचे अनवर सादात के पास। अनवर सादात जो है वो, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया, ठीक है। फिर ये लेकिन अनवर सादात को कुछ समझ ही नहीं आया कि उधर ईरान में क्या हुआ है। ये तो मेरे बड़ा करीब था और बड़े एहसान शायरान ने किए हुए थे, लेकिन अनवर सादात ने कहा कि ये तो मेरे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, ईरान में तो इनकलाब आ गई। तो उन्होंने माजरत कर ली, वहाँ से मराकश गए। मराकश में जो शाह हसन दोन थे, उनके ऊपर बहुत उस वक्त शायरान ने ज़ाती तौर पे उनको फेवर्स दी हुई थी, बड़ी माली इमदाद दी हुई थी, सब कुछ दिया हुआ था, और वहाँ कई मिलियन की थी। लेकिन वहाँ पर यह खबर हो गई कि नहीं, ये तो कई बिलियंस लेके गए हैं, तो पैसे वालों, तो शायरान पे मराकश भी छोड़ना पड़ा शायरान को, और मराकश छोड़ा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो बहामास चले गए, मेक्सिको गए, मेक्सिको से बहामास गए, बहामास में वो पहुंचे तो तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई। शायरान, अब ये जिमी कार्टर के लिए एक बड़ा मसला है कि शायरान ने वहाँ से उनको ये कहा कि मुझे आप यहाँ पे अमेरिका उनको चंद रोज़ के लिए दाखिल करना पड़ेगा न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में। अच्छा, CIA की असेसमेंट ये थी कि शायरान को अमेरिका नहीं आने देना, यानी सबसे बड़ा इत्तेहादी को अमेरिका डंप कर चुका है और कोशिश कर रहा है कि आयतुल्लाह खुमैनी के साथ, ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करे। तो शायरान के साथ क्या हुआ वो आप देखें। तो उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट थे, उनका नाम था डेविड न्यूसम के नाम से। तो डेविड न्यूसम के नाम से हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में। तो लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि एक वो उनका जो फौज का जहाज था वो खामोशी से उसने परवाज की बैमास आइलैंड से, और वो न्यूयॉर्क पहुंचा, और इस नाम से। अच्छा, वो बंदा जो है वो उनका डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट था, उसको भी नहीं पता था कि मेरे नाम से वो बंदा हॉस्पिटल में, वो बाहर घूम रहा है। लोगों ने कहा आप दाखिल नहीं हो गए हॉस्पिटल में। अच्छा, वो ये था कि चंद दिन का मामला होगा, लेकिन वो बात जो है वो तूल पकड़ गई। अच्छा, तूल पकड़ गई बात, तो यानी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, और वो जो चंद दिनों में उन्होंने रिहा से मुराद ये कि डिस्चार्ज होना था शायरान ने, तो वो 6-7 हफ्ते, उनको 6 हफ्ते लग गए हॉस्पिटल के अंदर ही। अच्छा, यहां पर अब मुजाहरे शुरू हो गए ईरान में कि अमेरिका के खिलाफ, कि शायरान को हमारे हवाले किया जाए, अमेरिका में कैसे बैठा है। और मुजाहिरीन ने यहां पर जो है वो ये कहा कि अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। अच्छा, वो वहां से शायरान जो है वो 15 दिसंबर 79 को फिर पनामा गए, फिर वहां से मराकश गए, फिर वहां से वो इजिप्ट आए। वहां पे 27 जुलाई 1980 में उनका 27 जुलाई 1980 में उनका इंतकाल हो गया। सही। और वो वहाँ पर मस्जिद रफ़ाई में उनकी तदफीन हुई, जहाँ पर उनके जला वतन वालिद, ठीक है, और जो फौजिया, मलका फौजिया, जो शाह फारूक की जो पहली उनकी शायरान की वाइफ थी, और जो शाह फारूक की बहन थी जो इजिप्ट वाले, तो उनकी भी वहीं तदफीन हुई है। एनीवे, लेकिन ये हुआ कि वो 15 दिसंबर को वहां से अमेरिका से निकले, लेकिन उससे पहले 4 नवंबर को जब वो हॉस्पिटल में थे, यहां मुजाहरे हो रहे थे। 15 दिसंबर 1979 को वो अमेरिका से निकले, वो निकल नहीं सकते थे। सही। वो अमेरिका में वो बिस्तर पे पड़े हुए थे, खबर लीक हो गई, तो ईरान में मुजाहरे हो रहे थे। तो यहां पर 4 नवंबर यानी तकरीबन 1 महीना पहले अमरीकी सफारत खाने पे ईरान में तलबा ने कब्जा कर लिया, ठीक है, वो जो होस्टेज कर रहा है। अब जिमी कार्टर के वो जिमी कार्टर जो कि बड़े जनाब, जिनका इक़्तिदार बड़े ज़बरदस्त अंदाज में शुरू हुआ है वाइट हाउस में, वो जिमी कार्टर के लिए एक अज़ाब बन गया, ठीक है। अब उसमें 66 तो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, और वो अगले 444 दिन 444 डेज तक वो जिमी कार्टर को छुड़ा नहीं सके।
444 डेज तक अपने सफारतकारों को छुड़ा नहीं सके। और सीआईए की असेसमेंट क्या थी? जब शायरान को सीआईए अमेरिका में आने से पहले, जब वो बैमास आइलैंड में थे, तो उस वक्त सीआईए ने ये कहा था कि हमारे पास ये इंटेल है कि अगर आपने शायरान को आने दिया अमेरिका और ये खबर लीक हो गई तो वहां पर हमारी एम्बेसी पे कब्जा हो जाएगा। ये सीआईए की असेसमेंट थी, जिमी कार्टर ने साइड पे रखा। उन्होंने कहा छोड़ दो यार, 3-4 दिन के लिए वो आ रहा है शायरान, वो यहां से निकल जाएगा इलाज करवा के। वो शायरान की तबीयत खराब हुई, उधर कब्जा हो गया। अब ये जिमी कार्टर के लिए एक, आप समझ लें कि वो एक ऐसी जगह फंस गए जहां पर कोई उनके पास हल नहीं। उन्होंने पहले तो ये किया कि कोई 55,000 ईरान के तलबा पढ़ रहे थे उस वक्त अमेरिका में, उन सब से उन्होंने कहा कि आपके वीजे सबके कैंसिल हो जाएंगे, आप रोज वहां, मतलब ईरान के एसेट उन्होंने फ्रीज कर लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है वो पाबंदियां लगा दी, बहुत सारी तलबा को उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ पे रोज रिपोर्ट करेंगे, जितने ईरान के लोग थे उनके ऊपर सख्ती आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन यह है कि वो यरगमाली रब रिहा नहीं हो रहे, एक दिन दूसरा दिन। ये अमेरिका में अब हर जगह पूरी दुनिया में कि जी यरगमाली जो है वो होस्टेज क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस दौरान प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को कहा गया कि इसका एक फौजी हल तलाश करेगा, और वो जबरदस्त फौज है अमेरिका की, ठीक है, और आप जाएं और एक ऑपरेशन करें और ऑपरेशन के नतीजे में आप जो है वहां से अपने छुड़ा के लिए, ठीक है। ऑपरेशन प्लान किया जिमी कार्टर का, ठीक है, ये नहीं मानते फौजी कार्रवाई, तो वो जो है ऑपरेशन ईगल क्लॉ, जो कि तारीख के चंद बदतरीन ऑपरेशंस में से एक है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स टकरा गए आपस में सहरा में, अमेरिका वो तूफान आ गया, वो हेलीकॉप्टर टकरा गए, उसके बाद वो कुछ किसी का वो जो है वो टेक्निकल एरर आ गया, कुछ आ गया, वो हेलीकॉप्टर गिर गए और वो भी ऑपरेशन नाकाम हो गया, कई उसमें अमेरिकी फौजी मारे गए। अब यह है कि ये प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इस ईरान के क्राइसिस की वजह से इलेक्शन हार गए। वो डेमोक्रेट थे और इलेक्शन हार गए। एक ही पहली ही टर्म में वो आए और दूसरी टर्म से में जब वो सामने उनके रोनाल्ड रेगन के साथ सामने वो इलेक्शन हार गए। और ईरान ने इंश्योर किया कि जिस दिन वो व्हाइट हाउस छोड़ें, वो अलविदा करें व्हाइट हाउस को जिमी कार्टर, तो उससे मतलब एक दिन पहले उन्होंने वो होस्टेजेस को छोड़ा, यानी वो प्रेसिडेंट रेगन को उन्होंने तोहफा दिया, जिमी कार्टर को टोटल फ्लैट कर दिया। और फिर यानी इसी दौरान जो है वो यानी उनकी शायरान की तो डेथ हो गई जो है, और वहाँ पर 1981 में फिर उसके अगले साल, शायरान की डेथ के अगले साल जो है वो 16 अक्टूबर को अनवर सादात जब परेड में थे तो उस वक्त उनको वहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया, अनवर सादात को भी, ठीक है। और उसके पीछे भी यही वजह थी कि वो इसराइल के साथ मुआहदा। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब ये कैंप डेविड साइन हो रहा था तो कैंप डेविड के वक्त एक सब जो है वो किसी और दुनिया में थे, और उसके बाद अंजाम कहां पे हुआ उसका कोई हल नहीं था। क्या करें, क्या ईरान में, मतलब कैसे ईरान को कैसे, मतलब क्या क्या हल किया है? होस्टेज, तो होस्टेज क्राइसिस लेके डूब गया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर मिड टर्म इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या पूरी रिपब्लिकन पार्टी, पूरी उनकी कैबिनेट साथ फारिग हो जाएगी? अगला सदारती इलेक्शन की तरफ जा रही है ना दुनिया, 2 साल अभी हुए हैं, लेकिन वो एक टेम्पो बनना शुरू हो गया है, एक माहौल बनना शुरू हो गया है ना कि भाई ये आपने मतलब क्या है, क्या करना है, आगे का क्या प्लान है, कैसे आगे जाना है, क्या। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको बहुत सी बातों का, क्योंकि किसी एक फ्रंट पर भी अगर कामयाबी हो जाती ना तो ये बहुत जबरदस्त काम होता, लेकिन कोई एक फ्रंट होता है ना ईरान से हटके। ईरान तो खैर भी मतलब है कि मिसाल के तौर पे वो टेरिफ वॉर वो कामयाब हो जाती, कोई यूक्रेन को वो
सुलह करवा देते, जी। कोई फतह दिलवा देते नेटो के साथ कुछ। अब नेटो के जितने मुल्क हैं, यूरोप के मुल्क, वो उनको नहीं समझ आ रहा कि यहां तो ये हुआ है ना कि एक पैरेलल सिक्योरिटी का एक पैक्ट हुआ है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। जी। और उसकी सबसे जो आज की बड़ी खबर अगर है तो ईरान की तरफ से उसको वेलकम किया गया है। जी। ईरान ने उसको वेलकम किया है और ये कहा है कि उनसे जब सवाल हुआ इस्माइल बगई से, जो उनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, बड़े इंटेलिजेंट आदमी, और इस तमाम अरसे में आप देखें वो मुसलसल मीडिया के सामने आते रहे हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने अवाम के साथ बड़े कनेक्टेड होते हैं, ईरान उनमें से। वो रोज आते रहे मीडिया के सामने और वो तकरीबन रोज जंग के दौरान उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है, बात की है, सब कुछ किया है। ठीक है, हमारे फॉरेन ऑफिस भी जब ये मार्का हक हो रहा था तो इस दौरान रोज आते थे और DGISP मतलब पब्लिक को फेस करते थे। जैसे इंडिया में हुआ ना, पता ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मतलब होता है कि बाज़ मुल्क गायब हो जाते हैं और कई जो खलीजी ममालिक हैं वहां पर भी ऐसा नहीं कि मीडिया को आप फेस करें। लेकिन ये कि ईरान के लोग बात करते रहे, तुर्की में भी ऐसे ही होता है, मीडिया के साथ बात करते हैं, सवाल जवाब होता है खुल के। एनीवे, और पॉलिसी स्टेटमेंट वो दे देते हैं। अच्छा, तो उनकी तरफ से वेलकम हुआ है आज कि ये जो सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये लोगों ने बड़ा प्रोवोक करने की कोशिश की दरमियान में, ठीक है ना, ये मैं 5th कोट कर रहा हूं, प्रेस टीवी, सऊदी तुर्की पाकिस्तान पैक्ट शोज रीजन्स ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ US सिक्योरिटी प्रोमिसेस। तो ईरान की तरफ से इसको वेलकम किया गया है। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो है इसमें, और इसको इसराइल का मीडिया इस तरह कोट कर रहा है कि 15 ईरान क्लेम्स, टाइम्स ऑफ इसराइल 15th, ईरान क्लेम्स के सऊदी पाकिस्तान तुर्की डील शोज चेंज इन परसेप्शन टुवर्ड्स US। यानी वो जो था कि शायद ईरान इसके ऊपर, और इसमें फिर वो आपकी बात आ जाएगी कि आज जो इसहाक डार साहब हैं उनकी बात हुई है ईरान के वजीर खारजा से, अब्बास अरगची से, और सऊदी वजीर खारजा से भी। ठीक है, और उनको जाहिर है ईरान को कंप्लीट ब्रीफिंग, अगर कोई कहता है कि ईरान को पता ही नहीं था, तो ईरान को मुकम्मल ऑन बोर्ड ईरान था और उनको इल्म था ईरान को कि ये कोई उनके खिलाफ नहीं हो रहा, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, डिफेंस पैक्ट है। लेकिन ईरान की तरफ से ये बात होना, वो कई लोगों की के जो ख्वाहिशात अरमानों पे, वो तो बिल्कुल, जो स्पॉयलर्स थे वो तो बिल्कुल ही पहले मरे हुए थे, वो मरे को मारे शामिल, वो वाला किस्सा बिल्कुल ठुस की, तो ईरान की तरफ से बात हो गई है। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, मैं कह रहा हूं कि वो, यानी या तो देखिए क्या हुआ, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे ना ये जिमी कार्टर, तो रिपब्लिकन के हाथों हार गए, रिपब्लिकन की वापसी हो गई रेगन की। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका असर उनके ऊपर, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना जाहिर है कि वो तीसरी वो बन नहीं सकते। लेकिन चूंकि पूरी काबीना साथ है, इसी में से किसी ने निकलना है, या तो मार्को रूबियो होंगे या JD वेंस होंगे या कोई और आएगा, तो पूरी रिपब्लिकन पार्टी ही इसके नतीजे में कहीं फारिग होती जा रही है और इतनी ज्यादा तकसीम हो गई है अमेरिका में इस वक्त, इंटरनल जो डिवीजन है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने में आज एक आर्टिकल है, वो है कि हैज अमेरिका ऑलरेडी अंडरगॉन सॉफ्ट ब्रेकअप। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, कि क्या अमेरिका जो है वो एक सॉफ्ट ब्रेकअप की तरफ चला गया है, सॉफ्ट ब्रेकअप। ठीक है, अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये मुझे इसलिए, जो बड़ी उनकी इंटरनल जो हालात हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल है वो इसलिए बड़ा एक हैरान कर देने वाला एक उन्होंने पीस लिखा है कि हैज अमेरिकन ब्रेकअप। इसको अगर हम थोड़ा सा वो करें, हाँ, ये
हैज अमेरिका ऑलरेडी अंडरगॉन अ सॉफ्ट ब्रेकअप? अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है, ये जो ऑपेड छपा है वो कह रहा है कि ये एक वेलवेट डाइवोर्स हो गई है अमेरिका के अंदर। वेलवेट डाइवोर्स, ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और जो लिखने वाले हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त, वहाँ पे जो जिनका ये आर्टिकल है, पीस है, वो कहते हैं कि इंटरनली एक डाइवर्स हो गई है अमेरिका में, तलाक हो गई है, एक सॉफ्ट नरम तलाक हो गई है, जैसे चेकोस्लोवाकिया में हुई थी। इसको वो चेकोस्लोवाकिया के साथ मिला रहे हैं और वो ये कहते हैं, ये कर्ट एंडरसन जो है जिनका ये आर्टिकल है, वो कहते हैं कि अमेरिका जो है ये खामोशी से टूट चुका है, अंदर से तकसीम हो चुका है, सॉफ्ट एक ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी। और इतनी ज्यादा तकसीम हो चुकी है कि वो सियासी तकसीम नहीं है, बल्कि वो जो है वो चेकोस्लोवाकिया की तरह एक सॉफ्ट ब्रेकअप है। अच्छा, चेकोस्लोवाकिया आपको पता है ना, ये वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम खत्म हुई तो उसी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर में उन्होंने चेक जो कौम थी और जो स्लोवेकियंस थे उनको मिला के वो चेकोस्लोवाकिया बना दिया था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर खत्म होने के बाद। वो कभी वो, अच्छा ये सोवियत कैंप में था ये चेकोस्लोवाकिया, तो 89 में फिर यहाँ पे मुजाहरे शुरू हुए, लेकिन इनकी ये दो फिर मुल्कों में टूट गए, एक स्लोवाकिया और एक चेक रिपब्लिक। लेकिन इतनी खामोशी से टूटे कि कोई, यानी उसको इसीलिए वो वेलवेट डाइवोर्स कहते हैं। यानी खामोशी के साथ दोनों रहनुमाओं ने, कोई खाना जंगी नहीं, कोई जंग, इवन रेफरेंडम तक नहीं, वो मुलाकात हुई एक जगह, उन्होंने कहा कि भी ऐसा है कि हम एक साथ रह नहीं सकते, खामोशी से दोनों ने अलहदगी का ऐलान किया, दो अलग मुल्क बन गए। तो ये चेकोस्लोवाकिया जो है, चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक और स्लोवेकिया में हो गया। वो ये कह रहा है कि ये क्या कोई एक सॉफ्ट ब्रेकअप ऑलरेडी अमेरिका में हो चुका है। इतनी पोलराइजेशन है और इतनी ज्यादा एक दूसरे के साथ नफरत है कि वो कहता है कि एक किसी कैफे में चले जाएं, किसी मॉल में बैठ जाएं, जाके किसी जगह ऑफिस में चले जाएं, तो लोग एक दूसरे के साथ शदीद जो नजरियाती इख्तलाफ है उसको वो खून खराबे तक ले गए। तो अब ये जाहिर है वो तो दो मुल्क थे, यहाँ तो 50 रियासतें हैं, लेकिन वो उसका थीम ये है। वो कह रहे हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो है इतनी तकसीम वाइड हो चुकी है अमेरिका में कि अब कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सॉफ्ट ब्रेकअप है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का वहां पे। एनीवे, अब आ जाएंगे तो क्या अगले सदर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो इन्हीं में से होगा और वो इन्हीं पॉलिसीज को इंडोर्स कर रहा होगा। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या जिमी कार्टर सिचुएशन में आ गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने अब कोई रास्ता नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके, तो उन्होंने ताज़ा तरीन जो उनकी तरफ से बात हुई है वो हुई है कि हम अब माशी दबाव ईरान पे बढ़ाएंगे। और माशी दबाव जो है वो जो CNBC है, ईरान अपना मौक़िफ़ सख्त कर रहा है। सख्त से मुराद ये कि वो जो MOU है वो कह रहा है कि शराइत पूरी करो और उसके बगैर तो हुरमुज़ नहीं खुलेगा। लेकिन CNBC को कोट करो, फर्स्ट ट्रम्प सिग्नल्स शिफ्ट टू इकोनॉमिक प्रेशर। अच्छा, अब यह है कि ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है, बस अब कोई फौजी हमला हो नहीं सकता। अच्छा, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ट्रम्प सिग्नल्स रिस्ट्रेन ऑन ईरान, इंटेल सेलिंग बिलियंस इन कॉमन स्टॉक मोर। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे कोई आधे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई, हम अब इसको कैसे मैं बयान करूं, हमारे कोई बहुत हल्के से कोई आधे, बिल्कुल हमारे कोई ऐसी बात चल रही है, मतलब मुज़ाकरात नहीं हो रहे बल्कि सेमी निगोशिएशंस हो रही हैं हमारी। अब ये सेमी निगोशिएशंस क्या हैं ये मुझे नहीं पता। ये फॉक्स न्यूज़, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमारी सेमी निगोशिएशंस हो रही हैं, सेमी निगोशिएशंस नहीं, सेमी निगोशिएशंस हो रही हैं ईरान के साथ। फॉक्स न्यूज़ थर्ड। अब मामला ये है कि अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने कहा है कि अब सेमी, ये क्या है भाई, सेमी निगोशिएशन उन्होंने कहा है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये लो की, ये धीमे धीमे रख के, ये ना निवे चल रहे हैं हमने ईरान के साथ और मामलात को आगे लेके चल रहे हैं। तो अब हमने ज़्यादा कोई बात करनी नहीं है। ABC न्यूज़, US लो किंग निगोशिएशंस, यानी इसका क्या मतलब है धीमे धीमे, मतलब क्या अब, मतलब क्या कर, अब क्या मतलब, देखें ना, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि इसमें जो है वो
प्रेसिडेंट ट्रंप के ये जो पूरा उनकी जो पूरी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के नतीजे में चूंकि सारे ही मुल्क जो हैं वो उसको बड़ी गौर से देख रहे हैं, तो इस दौरान जो है वो ऐसा नहीं है कि क्या होगा। इसमें दो मुल्क गौर से देख रहे हैं अमेरिका को। एक है चाइना, वैसे तो पूरी दुनिया देख रही है, चाइना और रशिया, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा जो वेपन्स, एक तो ये ना कि यूरोप से आ गए सारे, यूरोप से सारे वो आ गए मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान से जंग करने के लिए, वो मुख्तलिफ जगहों से, यूरोप के मुख्तलिफ बेसिस से। लेकिन अब पता चल रहा है कि असल जो ज्यादा जो वेपन्स और जो वॉरशिप्स और मिसाइल्स और थर्ड और ये सारा सिस्टम, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने पैसिफिक से, जिसको कुछ अर्से पहले तक इंडो पैसिफिक कहते थे, अब पैसिफिक कमांड, पैसिफिक से उन्होंने शिफ्ट किया है। तो वहां पर साउथ कोरिया, जापान, वो सारे उसी सूरत हाल के शिकार हैं जहां यहां पे अमेरिका के इत्तेहादी, ये जो यूरोप में और यहां पे, यूरोप तो खैर निकल जाएगा और ये जो वेस्ट एशिया ये भी से निकल जाएगा, लेकिन उनके लिए इशू ये है कि वो किसके साथ डिफेंस पैक्ट करेंगे सवाए इसके, कोई चाइना के साथ मामला ठीक करें। वो तो नॉर्थ कोरिया भी तो है वहां पे जी। अच्छा, अब यह है कि ये सबसे ज्यादा शिफ्ट पैसिफिक से हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हमें कौन बता रहा है? हमें न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो शिफ्ट हुआ है ये 9th, द यूएस इज बर्निंग थ्रू वेपन्स इन ईरान एंड रशिया एंड चाइना आर टेकिंग नोट्स। इसमें वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो असला शिफ्ट हुआ है और जो वॉरशिप वो हुआ है पैसिफिक से, ये सारा हुआ है, ठीक है। और इसी दौरान जो है वो एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना जो है इस दौरान वो तेजी के साथ चाइना काम कर रहा है, वो पूरे चौक पॉइंट्स वगैरह पे जब नजर लगी हुई है, यानी दुनिया की और अमेरिका की इधर नजर है सबकी, तो वो तेजी के साथ अपना जो पोलर सिल्क रोड है, पोलर सिल्क रोड उनका ध्यान में रखें कि वो जो कि गुजरता है आर्कटिक से, ठीक है, और चाइना पोलर सिल्क रोड जो है, अगर हम थर्ड दिखा सकें, तो वो जो आर्कटिक से गुजरता है और आर्कटिक से गुजर के और फिर वो जिसके चक्कर में प्रेसिडेंट ट्रंप कहते थे मैं ग्रीनलैंड खरीदूंगा, ग्रीनलैंड पे उनका था ना ज़हन में, तो वो तेजी के साथ वहां पे वो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स। और साथ ही इसका जो, अच्छा, ये बेल्ट एंड रोड का प्लान, ये सबसे ज्यादा जो नॉर्थ में जो बेल्ट एंड रोड का जो हिस्सा है वो ये पोलर सिल्क रोड है, ठीक है। और अगर आप फोर्थ पे देखें तो ये आपको और क्लियर नजर आएगा, क्योंकि ये जो है ये सबको बाईपास करते हुए डायरेक्ट एशिया से यूरोप को जोड़ता है। अगर हम ये 004 दिखा सकें, ये ऊपर रेड है ना, ये देखें, ये वहां से चला चाइना से, ये रेड कलर में, ये रेड कलर में कहां से चला, वो आर्कटिक से घुमा 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 जाके पेरिस में, फ्रांस में लैंड हो रहा है। ये रोड आप देखें ना, ये रूट देखें ना आप, ये इसमें, और चूंकि बर्फ पिघल रही है आर्कटिक की, कई दफा बात कर चुके हैं कि यूक्रेन की जंग असल में और सारी जंगें आर्कटिक पे सब नजर रखें, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नजर रखी मगर उनके हत्थे नहीं आया ग्रीनलैंड। अब ये मलाका को भी बाईपास करता है, ये स्विस को भी बाईपास करता है, ये हुर्मुज को भी बाईपास, ये डायरेक्ट यूरोप तक पहुंच रहा है, ये जो आर्कटिक, और यहाँ पे आइस ब्रेकर्स और ये सारे वो तेजी के साथ काम कर रहे हैं जब, और उनको पता है अच्छी तरह कि ये कंज्यूम हो गया अमेरिका, असलाह भी और यूरोप के साथ भी, और नेटो भी नहीं देने को तैयार हो रहा, और मुल्क भी टूट रहे, मतलब सब, यूक्रेन को तो छोड़ ही देना, अब जो हाल हुआ है ऊपर जो इस वक्त आर्कटिक में हो रहा है वो तेज हो रहा है काम। अच्छा, अब आप आ जाएं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो ऑपेड है, ये मैंने जो बात की ना कि एक्सपोज हुआ है ये वहां पर पैसिफिक में और चाइना और साउथ कोरिया में, तो वो आप 10th अगर देखें ना कि अमेरिका मिलिट्री इज डेंजरसली एक्सपोज, खतर, ऐसे खतरनाक हद नहीं होता। और उसमें फिर वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस मौके पे फायदा उठा के रशिया और चाइना एक और नए फ्रंट खोल दें 2-3, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि अमेरिका के पास अब लड़ने की ताकत नहीं रही, ना उनके पास क्रिटिकल मिनरल्स आ सकते हैं, ना उनकी फौजों के अंदर मोरल डाउन है, उनके इत्तेहादी उनसे निकल चुके हैं सब, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि कोई ये फ्रंट खुल जाए। ये ईरान वॉर प्रूव्स इट एंड द चाइनीज थ्रेट इज ग्रेटर। वी नीड न्यू थिंकिंग अबाउट डिफेंस, ठीक है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ऑपेड है।
अच्छा, अब आ जाए कि जी यहां पर क्या हो रहा है। यहां ये हो रहा है कि एक तो ईरान की तरफ से वेलकम हो गया जी। अब ये सारे जो मुल्क हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प इनको कह चुके हैं कि भाई एक मिनट, ये मतलब ये इत्तेहाद करना है, ये इत्तेहाद आपस में देख लो, जैसे है डिफेंस पैक्ट कर लो। ये देखिए, ये डिफेंस पैक्ट है, मैंने पहले भी कहा था ना, ये दिफाई है, जी। इसका नाम ही डिफेंस है। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो वॉर का छेड़ दिया ना पूरा, ये डिफेंस है, दिफा। फौजें अपनी मुल्क का दिफा करती हैं जाहिरियत के खिलाफ, ठीक है। अच्छा, इसलिए डिफेंस फोर्सेस, अच्छा आर्म फोर्सेस होते हैं, ज़ाहिर आर्म्स होते हैं, लेकिन डिफेंस फोर्सेस, तो ये डिफेंस पैक्ट है, ये दिफाई है। सही। और ये इस तरह से दिफाई है कि पहले तो ये बना के अच्छा जी शायद ये कोई ईरान के खिलाफ बन गया, ईरान ने आज इसको बहुत अच्छी तरह वेलकम किया, ठीक है। और ये तुर्किया के जो वजीर खारजा हैं वो पहले बात कर चुके थे, और कि इस बारे में कि हमारे ईरान और आर्टिकल 5 और सारी बातें आज कर चुके थे। आज इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से बात हो गई क्लैरिटी के साथ। अच्छा, अब इसमें एक ईरान में और तब्दीली आई है, जिसके क्योंकि यहां बहुत कुछ हो रहा है, अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं है आगे का। अब नेतन्याहू का क्या करना है, यानी अभी मैंने कहा नहीं, खामोशी, अभी सब देख रहे हैं कि ये कैसे अगला मास जॉर्डन से खुलेगा, क्योंकि उधर एक और हो गया, उधर वो गुफ्तगू नाकाम हो गई है लेबनान की, और इसराइल की जो जोसेफ ऑन थे वो आज वो रोम के अंदर वो ख़त्म हो गई, और वो आगे कहीं दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है। उन्होंने कहा जोसेफ ऑन ने कि फौजें बाहर निकालो, और मैं ये पायलट जोन वगैरह को नहीं मानता। और मैंने बहुत पहले कही थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जोसेफ ऑन जो है वो खड़े हो जाएंगे अपने अवाम के साथ, और वो खाना जंगी की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे, जो ये प्लान बन रहा है मार्को रूबियो। लेकिन मार्को रूबियो ने बनाया या प्रेसिडेंट ट्रंप के पूछे बगैर तो नहीं बना सकते। वो एक तरफ इधर पैक्ट हो रहा है, उधर से वो हो रहा है, उधर से, अब वो करते 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 कि ऐसी जगह आ गए, वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ हो, ये हुरमुज तो आखिर में हुरमुज तो खुले, हुरमुज नहीं खुल रही। अच्छा, अब यह है कि ये अब देखें ना, आज जो मुज़ाकरात खत्म वो टूट गए, वो जो ये नहीं होंगे, ये हो ही नहीं सकते अब लेबनान और इसराइल के दरमियान वो मुज़ाकरात। अब क्या होगा, जंग छिड़ेगी, क्या होगा, अंदर घुसा हुआ इसराइल, फौजें इसराइल की। मैं 17th कोट कर रहा हूं, लेबनान इसराइल अनलाइकली टू रिज्यूम टॉक्स इन कमिंग मंथ्स। सोर्सेज से बड़े बुरे नोट पे ये टॉक्स खत्म हुई हैं, 17th, बड़े बुरे नोट्स पे खत्म हुई हैं, क्योंकि ये एक गैर फितरी सी बात थी ना वो और ये इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि जोसेफ ऑन नेतन्याहू से नहीं मिले। ये इनके नीचे लेवल पे जो है वो सफीरों के लेवल पे मुलाकात हुई, वाशिंगटन में कोई इनके सीनियर लोग नहीं, खुद तो बिल्कुल भी नहीं मिले, क्योंकि इसराइल तो लेबनान तो तस्लीम ही नहीं करता इसराइल को, ठीक है। अच्छा, अब यह है कि ये बल्कि गद्दारी करार देता है, तो ये बिल्कुल जोसेफ ऑन अलग हो गए, और नबी बैरी और वहां पे जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स, और तुर्किया भी साथ, और ये सब। अब यह है कि अब ये खामोशी के दरमियान ये मुल्क सारे राब्ते में और तेजी के साथ आगे अपना प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के पास कोई प्लान नहीं है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे किसी तरह से उनको कुछ ऐसा मिल जाए कि वो ऐलान कर देंगे मैं जीत गया हूं, कि हुर्मुज़ खुल गई, बेजा हो जाए। ईरान ने वो जगह ईरान ने कहा नहीं, और कंडीशन रख दी। मैंने कहा ना, ये वो 444 डेज क्राइसिस खड़ा हो गया है जिमी कार्टर वाला, कि क्या अगला इलेक्शन वो नहीं तो उनका कोई साथी ही लड़ेगा ना, तो क्या बताएगा कि क्या हुआ। यूक्रेन की जंग खत्म करवाई हमने जो है वो ग्रीनलैंड का इशू, ये आर्कटिक वाला मसला खत्म करवाया, हम चाइना के अगेंस्ट खड़े हुए रेयर अर्थ पे, और टैरिफ की वॉर जो पूरी दुनिया में छिड़ी हमने। क्या रशिया को हमने शिकस्त दे दी, क्या नेटो को हमने ताकतवर कर दिया, क्या खलीजी रियासतों को हमने हमने हर अमेरिकन की जिंदगी खतरे में डाल दी अपनी इस पॉलिसीज की वजह से, जबकि ये गैर मकबूल जंग है अमेरिका में, ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये एप्स्टीन वॉर है, या इसको जो भी नाम दें। ये प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी नहीं चाहते थे शायद, वो फंस गए। एक दफा आप फंसते हैं तो फिर आप फंसते चले जाते हैं, फिर आप उसको एक्सेप्ट तो नहीं करते। प्रेसिडेंट ट्रंप जैसी पर्सनैलिटी एक्सेप्ट तो कभी भी नहीं करेंगी कि ऐसे हुआ। ईरान ने उनको निकलने की जगह ईरान ने नहीं दी। अब ईरान जो है वो एक बात जो है आज वो और बड़ी ज़बरदस्त हुई, और वो ये हुई कि जो आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट हैं अलीयाव, उन्होंने, चूंकि जो मौजूद पजिशकियाँ हैं
एक तो उनका कहना यह है कि मेरी 7 घंटे तवील मुलाकात हुई है रहबर के साथ, बड़े कॉन्फिडेंटली आज जो कॉन्फ्रेंस में खता। आज़रबाईजान के सदर की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि इस मौके पे आज़रबाईजान ने जो रोल प्ले किया है इस पूरे क्राइसिस में। अब देखें ये क्या था कि आज़रबाईजान इस्तेमाल होगा ईरान के खिलाफ। तो मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, वहां पे जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि जो इस पूरी जंग में आज़रबाईजान, अच्छा हमारा आज़रबाईजान से ताल्लुक बताने की जरूरत नहीं, हम तो आर्मीनिया को नहीं मानते आज़रबाईजान की और तुर्किया की वजह से। तो उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान का जो रोल है वो ऐसा है कि जो हम हमेशा ईरान याद रखेगा, और उनकी तरफ से जो हमें मदद और सपोर्ट मिली है वो हमें हमेशा याद रहेगी। उसके बाद फिर उनका मैसेज आया कि मसूद पेज़ेश्कियान ने, जो हमारे लिए, हम तो नहीं चाह रहे थे कि बात करना, लेकिन जो भी मदद की है, जो भी सपोर्ट हुई है और हमारे लिए जो अच्छे कलमात अदा किए हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये मैं ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है 19th आज़रबाईजान स्टैंड विद ब्रदरली ईरान, ये जो रीजनल टेंशन में, ठीक है, तो ये उन्होंने फिर आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बताना चाह रहे थे आज़रबाईजान की तरफ से, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र कर दिया हमारा, तो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छे, और जितने भी क्राइसिस होगा हम बताएंगे नहीं, हम आपकी खामोशी से मदद करेंगे। अब ये देखें ना, ये कैसी, कई, मैंने कहा ना, कई जो है ना शैतान सिफ्त किरदारों की जो उमंगें थी उनके ऊपर ये ओस पड़ गई है कि ये आपस में मुल्क लड़ जाए, नहीं लड़ेंगे। अच्छा अब आ जाए आपके आज, अच्छा आज कोई अटैक वटैक भी नहीं हुए, इतनी पुरज़ार खामोशी है कि किसी टैंकर पे कोई अटैक, कोई हमला, एक सन्नाटा है। लड़ाई अगर हो रही है तो सिर्फ यमन में हो रही है, और यमन में जो लड़ाई हो रही है वो मौका बंदरगाह पे कब्जा, उसमें भी आज हो रही है, झड़पें जारी हैं, थोड़ी सी शिद्दत में कमी आई है, कहीं सफारतकारी है। ये मैं अपनी, ये 1-2 दिन में शायद इसका कोई आ जाए ऑफिशियल, कहीं सफारतकारी सऊदी अरेबिया की हो रही है और बाकी मुल्क भी शरीक है। एक खामोश सफारतकारी हो रही है यमन के हवाले से। और ये तो बाब बंदर तो एक इशू है ना कि कब खोलता है, कैसे खोलता है। असल तो ये जो खाना जंगी अंदर में लड़ पड़े हैं सारे लोग, और मैंने कल पूरी हिस्ट्री बताई थी कि ये तो हज़ारों साल पुराना किस्सा है पूरा, ये अभी का तो है नहीं। अच्छा, और इसमें जो है ये तो वहाँ पर भी एक झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें आज मैंने देखा तो इतनी ज़्यादा शिद्दत उसमें नहीं थी। अब इसमें एक जो तब्दीली आई है वो ये है कि मोहसिन रज़ाई को, जो उनके बड़े इम्पोर्टेंट एक रहनुमा है, उनको नेशनल सिक्योरिटी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो एक सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया गया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको करके फिर हम प्रोग्राम। अच्छा, ये जो मोहसिन रज़ाई हैं, ये इनको, ये जो 12 लोग जिन्होंने पासदाराने इनकलाब कायम की थी, उसमें से ये एक 12 में से एक शख्स हैं, और इनको आयतुल्ला खुमैनी ने नॉमिनेट किया था। ये इनसे पहले जो है वो मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर थे, वो इसी साल जो है वो कुछ अरसे पहले वो अपॉइंट हुए थे इस ओहदे पे, और वो किसकी जगह अपॉइंट हुए थे, वो सैयद अली लारीजानी जब शहीद हो गए थे तो उस पोस्ट पे ये आए हैं। और ये जो हैं, इनको अब ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े मुस्बत हैं। ये देखें ना, पाकिस्तान के हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहरहाल ये ईरान की अपनी, लेकिन ये बात करने में बड़े सख्त। और ये जब पासदारान कायम हुई तो आयतुल्ला खुमैनी ने, ये शायरान के खिलाफ मुजाहरों में शरीक थे, और इनको सावक ने गिरफ्तार कर लिया था 1971 में। सावक ने को 6 महीने के लिए वो जो उनकी फोर्स थी शायरान की, उनको जेल में रखा था, कैद तन्हाई में। तो ये बहुत पुराने, फिर ये इनकलाब में भी साथ, फिर आयतुल्ला खुमैनी ने इनको पासदारान का जो इंटेलिजेंस का विंग था उसके ये पहले कमांडर बने, क्योंकि पासदारान को बनाने वालों में से, ये तो मंशूर लिखने वालों में से 12 लोगों में से एक ये थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये पासदारान के कमांडर पे, ये ईरान इराक जंग हुई उसमें ये पासदारान के कमांडर, तो ये बड़े, और ये इब्राहिम रईसी, ये कई दफ़ा इन्होंने सदारत में भी, सैयद इब्राहिम रईसी शहीद जो है उनके ये रनर अप में थे इलेक्शंस में, कि ये भी सदारती उम्मीदवार थे। तो ये
आयतुल्ला खुमैनी, आयतुल्ला खामेनाई और अब जो आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई, उन सब के करीब तो उनको ही जगह पे लाया गया। एक सख्त गिर मौक़िफ़ ही रखते हैं, एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन इतना सख्त गिर भी नहीं है कि जिनके सफारतकारी ना हो। तो इन्होंने ये एक तब्दीली, ये इंटरनल ईरान के अंदर एक तब्दीली आई है जिसको दुनिया बगौर देख रही है। लेकिन यह है कि ये जो पुरस्रार खामोशी है, अब देखें ना नेतन्याहू बीच में, वो नेतन्याहू को ये पता ही नहीं कि प्रेसिडेंट वो, उसने कहा मैं तो गजा प्लान नहीं मानता, उसने कहा मैं गजा का प्लान मैं तो मुस्तरद करता हूं। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद प्रेसिडेंट हम कह रहे हैं कि हमने तो अटैक नहीं करना, हमने तो अब माशी दबाव बढ़ाना है। ओ भाई, उधर नेतन्याहू का क्या बनेगा, इसराइल का क्या बनेगा? ठीक है, इसराइल ये, अच्छा मैं आखिर में सिर्फ एक बात करूं, ये इंडिया के लिए भी एक लंबा फिक्र है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इसमें कोई भी आ रहा है, ईरान का मुस्बित मैसेज, आज़रबाईजान, ये मुल्क सारे, और एक बड़ा बन रहा है ना अलायंस, और अमेरिका के साथ भी हम ये हैं, सबके साथ हैं। तो अगर अमेरिका की छतरी से कि हटती है, उसकी एम्ब्रेला हटती है, तो भारत का इत्तेहादी कौन होगा? इसराइल। इस वक्त देखें ना, अगर वहां जापानीज और साउथ कोरियंस ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ कैसे अलायंस बनाएं, चाइना से दोस्ती क्या करें हम, तो इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बिल्कुल टोटल कोलैप्स नहीं हो गया फॉरेन पॉलिसी? मतलब एक सवाल है आगे जाके क्या होता है, क्या फैसला साजी होती है, क्या बात, जेडीएमएस ने कॉल कर दी है, जैसे कुछ हो गया। मतलब वो किस टेबल पे मौजूद हैं? एक मेज होती है ना कि आप उनको पता हो कि पाकिस्तान सऊदी अरब की क्या बात हो रही है, उनको नहीं पता। पाकिस्तान तुर्किया की क्या बात, उनको नहीं पता। पाकिस्तान ईरान से क्या बात कर रहा है, उनको उतना ही पता है जितना वो खबरों में सुन रहे हैं। अब ईरान की और सऊदी अरेबिया की क्या बात हो रही है, उनकी मुझे नहीं पता कि उनकी इंटेलिजेंस उनको बता रही है, नहीं बता रही है, और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली फॉरेन पॉलिसी उनकी आगे मुरतब। लेकिन वो बिल्कुल होता है ना कि बस वो, मतलब क्या भाई क्या कर रहे हैं वो, मतलब जो होगा वो देखेंगे, अच्छा खुल जाएगी और तो खोलेंगे, मतलब उनका कोई। तो ये जो पूरा अब ये मल्टीपोलर दुनिया या बाइपोलर या मल्टीपोलर जिस तरफ भी जा रही है दुनिया, इसमें इंटरनल सोशल अनरेस्ट जो पाकिस्तान में शदीद तर है, मैं उस पर बहुत बात कर चुका हूं और मैं बार बार जुमले दोहराने, वो उसकी मौजूदगी आप देखें कि वो कितनी ज्यादा है इस वक्त। पोलराइजेशन मुल्क के अंदर, ये मसले मसाइल लोगों के हैं ना, लोगों के प्रॉब्लम्स, कहीं बिजली नहीं है, कहीं प्राइसेस बढ़ रही हैं, कहीं करप्शन है, कोई लूट मार हो रही है, कुछ सर पे। और आप देखें कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वहां पे पाकिस्तान मौजूद है। अब यह है कि वो जब तक ये अंदर का हम आपस में ये हमने करना है ना, आके हमने इसको मुल्कों के अंदर ही खुद ही हमने करना है ना। दुनिया तो देख रही है कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे, अच्छा पाकिस्तान की, लेकिन फिर साथ ही फिर वो कहते हैं अंदर टर्मोइल में। तो बात यह है कि ये सोशल अनरेस्ट, हम ये अंदरूनी जो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हंगर गेम्स है ना, पावर गेम भी नहीं है, हंगर गेम है, ठीक है। तो इससे हमें निकलना होगा और देखते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या खबर आती है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।